चलिए आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि डर के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। हम काली सुरंग का रहस्य को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि कोई कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि एक ऐसा खौफ कैसे बन जाती है जिसे भुलाया ना जा सके। चलिए डर की इस पूरी बनावट को समझना शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई कहानी सच में डरावनी बनती कैसे है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी कहानी को महज डरावना बनाने से आगे ले जाकर हमारे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेती हैं। और यही हमारा मकसद है, उन तकनीकों को समझना जिनसे ये कहानी दिमागी खौफ पैदा करती है। वो डर जो सिर्फ अचानक से चौंका देने वाले पलों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा है डर का बाहरी रूप। कहानी का विलन, वो साया जो खौफ का एक जीता जागता प्रतीक है। कहानी में एक ऐसा पल आता है जब नायक रवि उस साये से पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है, और जो जवाब मिलता है वो है क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन डर के मायने ही बदल देती है। खतरा अब सिर्फ बाहरी नहीं रहता, वो बेहद निजी बन जाता है। ये जो लाइन है ना, यह हॉरर की एक बहुत पुरानी और असरदार तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे कहते हैं द फेटेड विक्टिम या तयशुदा शिकार। मतलब हीरो सिर्फ एक शिकार नहीं है, उसकी तबाही तो लिखी जा चुकी है, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और सोचिए, यही लाचारी डर को कई गुना बढ़ा देती है। अब जरा इस साये की बनावट पर गौर करते हैं। इसका धुएं जैसा शरीर, मतलब आप इसे पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। वो बिना पलक झपकाए घूरती आंखें और वो ठंडी सांस, ये सब हमारे अंदर के सबसे पुराने डर को जगाते हैं। पर इसका असली हथियार तो रवि के बारे में इसका ज्ञान है। हर पहलू को मनोवैज्ञानिक बेचैनी पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी सिर्फ बाहर के राक्षसों पर नहीं टिकी रहती। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो राक्षस बाहर से हमारे दिमाग के अंदर घुस आता है और हमारी अपनी हकीकत ही बदलने लगती है। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जब रवि अपनी एक पुरानी तस्वीर देखता है और उसकी आवाज कांप जाती है। ये तो पहले नहीं था। बस यही वो पल है जब डर उसके आज से निकलकर उसके अतीत पर कब्जा कर लेता है। अब उसकी यादें भी महफूज नहीं है। ये जो तकनीक है ना, ये बहुत ही परेशान करने वाली है। इसे कहते हैं यादों को अतीत में जाकर बदलना। इसका मतलब है कि हमारा अतीत बदला जा सकता है। सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे प्यारी, सबसे महफूज यादों में भी कोई घुसकर उन्हें बदल दे। ये ख्याल ही कितना डरावना है। और यहीं पर कहानी का असली मकसद सामने आता है। ये लड़ाई रवि के शरीर के लिए है ही नहीं, ये लड़ाई है उसकी चेतना के लिए। साये का लक्ष्य उसे जान से मारना नहीं, बल्कि उसकी हकीकत की बुनियाद को ही तबाह कर देना है। और ये दिमागी हमला अपने चरम पर पहुंचता है इस एक लाइन के साथ, जब नकली माँ कहती है सच और झूठ दोनों एक ही है। इस एक वाक्य के साथ हकीकत का पूरा ढांचा ही भरभरा कर गिर जाता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है और डर की दिशा एक बार फिर से बदल जाती है। अब खौफ न बाहर है, न सिर्फ दिमाग में, बल्कि अब वो सीधे रवि की आत्मा और उसकी अपनी जिम्मेदारी से जुड़ जाता है। कहानी यहाँ पर हॉरर के शायद सबसे गहरे रूप को छूती है, और वो है अपनी खुद की जिम्मेदारी का खौफ। मतलब क्या हो अगर सबसे बड़ा राक्षस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही किए गए कामों में छिपा हो। यहाँ पर लेखक बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से तनाव को बढ़ाता है। रवि की भूली हुई याददाश्त वो टुकड़ों में वापस आती है। पहले रात का खेत, फिर मिट्टी में दबा वो पुराना ढक्कन, फिर उसे खोलने का फैसला, और आखिर में उस काले अंधेरे में झांकना। एक एक टुकड़ा जुड़ता जाता है और डर गहरा होता जाता है। और फिर वो पल आता है जो पूरी कहानी को उलट देता है। रवि को एहसास होता है मैंने ही इसे खोला था। ये वो पल है जब वो एक बेबस शिकार से अपने ही खौफ का बनाने वाला बन जाता है। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि इस डरावने सपने की जड़ भी है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि सबसे असरदार हॉरर कहानियां खत्म होते होते जवाब नहीं बल्कि सवाल छोड़ जाती हैं। ऐसे सवाल जो कहानी के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं।
कहानी हमें जानबूझकर कुछ अनसुलझे रहस्यों के साथ छोड़ देती है, जैसे उस सुरंग के अंदर आखिर है क्या। इसका जवाब न देकर कहानी हमारे दिमाग को आज़ाद छोड़ देती है कि हम सबसे बुरी चीज़ की कल्पना करें। क्या रवि अब उस साए का हिस्सा बन चुका है? और अगर सुरंग पूरी खुल गई तो क्या होगा? ये अनिश्चितता ही खौफ को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। और ये सब हमें कहानी के सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है कि असली राक्षस कौन है, वो बाहर घूमने वाला साया या वो इंसान जिसने उसे आज़ाद किया। और ये सवाल कहानी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि डर को कहानी से निकालकर सीधे हमारे अंदर लाकर छोड़ देता है।